उमेश कुमार शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। आज अपने चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के तहत ये चौथा व्याख्यान है। 3 व्याख्यान हो चुके हैं और ख़ास करके आपने काव्य लक्षण को पढ़ा। आज हम काव्य हेतु पर लिए चलेंगे। पाठ्यक्रम जिस सिलसिले से आगे बढ़ रहा है हम उसी क्रम में चल रहे हैं। काव्य लक्षण के बाद काव्य हेतु, फिर काव्य प्रयोजन, उसके बाद काव्य की आत्मा वगैरह का मैं उल्लेख करूँगा। और ये जो व्याख्यान लगातार मेरा हो रहा है ये तमाम स्तरों के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्नातक में पढ़ने वाले हों, पीजी में पढ़ने वाले हो, नेट की तैयारी करने वाले हो, बीपीएससी वाले हो, यूपीएससी वाले हो। दरअसल हुआ यह कि जो नेट पर सामग्रियां हैं या यूट्यूब पर जो सामग्री डाली गई है उसमें खास करके काव्यशास्त्र पर बहुत ऑथेंटिक सामग्री का नितांत अभाव मैंने देखा। यही कारण है कि मैंने सोचा कि काव्यशास्त्र की पढ़ाई सही स्तर से हो, इस पर सही चीज़ें आप तक पहुँचे, इसीलिए हमारी ये योजना है। आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ये सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। हम आज के विषय पर आपको लिए चलेंगे कि काव्यशास्त्र का जो यह व्याख्यान है काव्य हेतु, इसमें दरअसल क्या अर्थ होता है इसका। सारी चीज़ें बोर्ड पर लिख दिया जाए ये संभव नहीं था, कुछ चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिखी गई है, पर हम बताएंगे ज़रूर, सारी जानकारियाँ आपको देंगे ज़रूर, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो काव्य हेतु है, हेतु का जो अर्थ लिया गया है कि जो हेतु का अर्थ लिया गया है वो क्या है, कारण है। कारण से तात्पर्य है कि काव्य रचना का कारण क्या है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी क्षमता है, वो कौन सा सामर्थ्य है जो किसी व्यक्ति विशेष में काव्य निर्माण के सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, या जिस शक्ति के कारण, जिन चीज़ों के कारण या जिसके कारण कोई व्यक्ति काव्य का सृजन करता है, साहित्य का सृजन करता है, कला का निर्माण करता है, वो कारण क्या है। तो कारण यहाँ पर्याय है हेतु का, या कहें तो हेतु पर्याय है कारण का। जो आप देख रहे हैं कि हेतु का अर्थ होता है कारण, अतएव काव्य हेतु का जो अर्थ होता है वो काव्य की उत्पत्ति का कारण, कि काव्य किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वो कौन सी शक्ति, कौन सा सामर्थ्य या कारण क्या रहा है जिसके कारण कोई भी कविता या कोई भी काव्य उत्पन्न हो जाता है। आगे आप देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो काव्य निर्माण की क्षमता आती है या क्षमता जो उत्पन्न होती है, दरअसल उसका कारण ही काव्य हेतु कहलाता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि काव्य जो है वो मूल रूप से कार्य होता है, क्योंकि वह कारण की परिणति होती है, कारण का वह परिणाम होता है। कारण क्या है, इसमें बताया गया है कि काव्य जो है वह कार्य है और हेतु क्या है, हेतु कारण है। अर्थात जिसके कारण से काव्य का निर्माण होता है, जिन चीज़ों को लेकर के काव्य का निर्माण होता है उसे काव्य हेतु कहते हैं। इसलिए हेतु मूल रूप से कारण के रूप में आता है। दरअसल भारतीय काव्यशास्त्र में जो काव्य हेतु है इस पर काफ़ी विचार किया गया, काफ़ी विमर्श हुआ है, काफ़ी विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला है। खास करके आप देख रहे हैं कि जैसा कि भारतीय काव्यशास्त्र में तो 3 काव्य हेतु स्थापित हो चुका है, जिसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का उल्लेख किया जाता है कि तीनों काव्य हेतु बेहद प्रमाणिक है और तीनों की मान्यताएं आज लगभग सिद्ध हो चुकी है कि 3 काव्य हेतु है। किसी ने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया, किसी ने व्युत्पत्ति को अनिवार्य माना, किसी ने अभ्यास को अनिवार्य माना। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो तीनों काव्य के लिए उपयोगी होता है। हम क्रमिक रूप से इसका उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु को लेकर के जो परंपरा है हम थोड़ा सा उसका उल्लेख कर लें, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लें। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि अग्नि पुराण में काव्य हेतु शब्द का प्रयोग किया गया। 18 पुराणों के निर्माण वेदव्यास के माध्यम से किए गए, जिसमें अग्नि पुराण भी प्रधान है। अग्नि पुराण में मूल रूप से इसका प्रयोग किया गया काव्य हेतु का। वहाँ पर जो है दरअसल प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में रेखांकित किया गया है। वहाँ यह भी कहा गया है कि लोक में नरत्व दुर्लभ है। संस्कृत की उक्ति अगर आप देखें तो इस प्रकार है, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति अस्त्र सुदुर्लभा। मतलब यह है कि लोक में नरत्व को प्राप्त करना दुर्लभ होता है और उसमें विद्यावान होना तो और भी दुर्लभ है। कि मनुष्य हम हों
यह दुर्लभ है, और मनुष्य हो जाए तो हम ज्ञानी हो जाए, हम विद्यावान हो जाए, यह और भी दुर्लभ है। और कवित्व तो परम दुर्लभ है। ज्ञानी होने के बावजूद भी सृजन का सामर्थ्य सब में नहीं होता है, सृजन की शक्ति सब में नहीं होती है, इसीलिए कवित्व और भी दुर्लभ है। कविता करने की जो शक्ति होती है वो सर्वथा दुर्लभ मानी जाती है, यह किसी किसी में होता है। इसीलिए जो अग्निपुराण है, अग्निपुराण में इसकी परंपरा शुरू होती है काव्य हेतु की। बाद में आप देखेंगे कि इसका उल्लेख संस्कृत काव्यशास्त्र में हुआ और इसकी एक परंपरा चल पड़ी है। खास करके जो भामा हुए, जिन्होंने काव्य अलंकार नाम की पुस्तक का निर्माण किया, 6ठी शताब्दी की आचार्य है, अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा को के रूप में सिद्ध करने की कोशिश की है। इनका मानना है कि शब्दशास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द तथा शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त करके, अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करके और निरंतर अभ्यास करके काव्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अतएव भामा जो है वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को मानते हैं, तीनों का उल्लेख ये करते हैं। आगे आप देखेंगे कि आचार्य दंडी ने काव्यादर्श नाम की पुस्तक का निर्माण किया। उसमें उन्होंने कहा है कि नैसर्गिक प्रतिभा जो है, अर्थात शाश्वत प्रतिभा जो है, मौलिक प्रतिभा जो है, जन्मजात प्रतिभा जो है, नैसर्गिक प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास जो है वो काव्य संपत्ति या काव्य कारण होता है। इन्होंने भी तीनों को महत्व दिया है कि प्रतिभा हो, निर्मल शास्त्र ज्ञान हो और बढ़ा चढ़ा अभ्यास हो। अभ्यास नहीं होगा तो सारा का सारा ज्ञान निरर्थक पड़ा रहेगा। इन्होंने इस तरह की बातें कही है, इसे सिद्ध किया है। मामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम की पुस्तक का निर्माण किया। ये मूल रूप से रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा सिद्ध करने की कोशिश की है। वामन का मानना है कि प्रतिभा जो है वो मनुष्य का जन्मजात गुण होता है, प्रतिभा का अर्जन नहीं किया जाता है, प्रतिभा पैदाइशी गुण होता है, इसे लोग लेकर के ही पैदा होते हैं और फिर जाकर के व्यवहार ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी जो है वो प्राप्त करके फिर काव्य का निर्माण किया जाता है। रुद्रट ने कहा है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों महत्वपूर्ण होता है काव्य निर्माण के लिए। वे प्रतिभा के दो भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। भारतीय काव्यशास्त्र में आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण विचार मम्मट का है। मम्मट ने दरअसल प्रतिभा को शक्ति के रूप में स्थापित किया है और इन्होंने लोक ज्ञान और अभ्यास तीनों को अनिवार्य माना है। प्रतिभा भी, लोक ज्ञान भी और अभ्यास भी, प्रतिभा को इन्होंने शक्ति नाम से पुकारा है। ये भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा थी। अब हम आपको लिए चलेंगे, ये जो चीज़ें यहाँ प्रस्तुत की गई है जो ऑथेंटिक है और बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए, इस पर हम आपको लिए चलेंगे। हम देख रहे हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में जो प्रतिभा के 3 रूप, ये जो काव्य हेतु के 3 रूप किए गए हैं, 3 भेद किए गए हैं, आपको बताया गया कि अधिकांश विद्वानों ने, चाहे वो अग्निपुराण का निर्माण करने वाला हो, चाहे वो भामा रहे हो, रुद्रट रहे हो, मम्मट रहे हो, इन लोगों ने लगभग सबने प्रतिभा के तीनों रूप का उल्लेख किया है और तीनों को अनिवार्य माना है काव्य निर्माण में। हम देख रहे हैं कि 3 जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट है, प्रतिभा भी, व्युत्पत्ति भी, अभ्यास भी। रुद्रट ने माना है कि प्रतिभा सहजा और उत्पाद्या है। प्रतिभा पर अगर हम विचार करें तो वो क्या है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसी प्रतिभा के पर्याय के रूप में कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत आता है। कल्पना के बारे में उन्होंने कहा कि अद्भुत वस्तु के निर्माण का जो सामर्थ्य होता है, वह वस्तु जिसकी सत्ता पूर्व से नहीं होती है, उसके निर्माण की जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, वही कल्पना कहलाती है। वहाँ भी उन्होंने कल्पना के 2 भेद किए हैं कि मूल कल्पना है और फिर जाकर के सहायक कल्पना है, या कहें तो प्राथमिक कल्पना है या द्वितीयक कल्पना है। कई रूपों में उनका उल्लेख उन्होंने किया, पर 2 भेद उन्होंने किए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। मतलब यह है कि प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, इसके बिना काव्य का निर्माण संभव ही नहीं हो पाता है। अगर प्रतिभा के अभाव में ही सृजन संभव हो जाता तो सारे लोग कवि हो जाते, रचनाकार हो जाते, कलाकार हो जाते, पर ऐसा नहीं होता है।
जो जन्मजात प्रतिभा होती है या प्रतिभा जो अद्भुत वस्तु के निर्माण की शक्ति होती है, सामर्थ्य जो होता है या जो कल्पना से प्रसूत होता है, वह अनिवार्य होता है सर्वथा काव्य निर्माण के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति में काव्य रचना में समर्थ बनाती है, किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, वही प्रतिभा है। प्रतिभा को कई लोगों ने परिभाषित किया है अपने अपने तरीके से। राजशेखर ने इसके बारे में क्या कहा? पंडित राजशेखर जो हैं, सा शक्ति केवल काव्य हेतु, अर्थात जो काव्य हेतु है वह केवल शक्ति है। अर्थात इन्होंने कहा है कि काव्य हेतु के बिना, अर्थात प्रतिभा के बिना, अर्थात व्युत्पत्ति के बिना, अर्थात अभ्यास के बिना काव्य का निर्माण संभव ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने एक प्रकार से जो बातें कही है वो उससे सिद्ध हो रहा है कि तीनों रूपों को ये मानते हैं। आगे ये चीज़ों को स्पष्ट करते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः संवेते श्रेयसो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति जो है दोनों का श्रेय होता है, दोनों श्रेयस्कर होता है काव्य निर्माण में, दोनों की अनिवार्यता होती है, दोनों की प्रधानता होती है। अगर प्रतिभा हो, शास्त्र ज्ञान हो, लोक ज्ञान हो, तो फिर अभ्यास से काव्य का निर्माण संभव हो पाता है। इस तरह की बात इन्होंने सिद्ध की है। भट्ट टीटी जो आप देख रहे हैं, इसमें इसका नाम भट्ट टोन भी है। भट्ट टोन या भट्ट टीटी एक ही व्यक्ति का नाम है, पर्याय है यह। इनकी जो परिभाषा है कि प्रज्ञा नवनमोन में सालनी मता। प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा को अंग्रेजी में टैलेंट बोलते हैं। टैलेंट का मतलब प्रतिभा नहीं होता है, प्रतिभा के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया गया। प्रतिभा एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बताया इन्होंने कि प्रज्ञा जो है ये नवनमोन में सालनी, जो प्रज्ञा है वही प्रतिभा कहलाती है। नवनमोन में सालनी से क्या तात्पर्य है? नया नया उन्मेष करने वाला, नव उन्मेष। इसे अगर आप विच्छेद करें तो इस रूप में हमें मिलता है कि नव, फिर आप देखेंगे नव और फिर देखेंगे उन्मेष। नव उन्मेष से मतलब है कि नया नया निर्माण, नवीन नवीन वस्तुओं के निर्माण का जो सामर्थ्य है, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रज्ञा है, उससे इन्होंने कहा कि यह प्रतिभा है। प्रतिभा से सर्वथा नवीन वस्तुओं के निर्माण की योजना होती है। जो बात एस.टी. कॉलेज ने कही थी, जो बात एस.टी. कॉलेज ने अपने सिद्धांत में कही थी कि कल्पना जो है वो नवीन वस्तु के निर्माण का सामर्थ्य है। कल्पना के अभाव में कवि सृजन नहीं कर सकता है। वस्तुएं बहुत अनगर होती है इस सृष्टि में, हम कल्पना से उसे चयनित करते हैं, छांटते हैं, फिर उसका निर्माण करते हैं और फिर हम गौण प्रतिभा से उसे सजाते हैं, संवारते हैं, उसे रूपाकार देते हैं, फिर कला या साहित्य या कविता निर्मित होती है। आगे आप देख रहे हैं कि अभिनव गुप्त ने जो कहा है कि प्रति अपूर्व वस्तु, ये प्रति नहीं है, प्रतिभा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण की क्षमता है। प्रतिभा क्या है? अपूर्व वस्तु के निर्माण की क्षमता। ऐसी वस्तु जो वस्तु पूर्व में निर्मित नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि पहले साइकिल नहीं बनी थी और किसी ने साइकिल बनाई, तो वो उसमें प्रतिभा है। किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने प्रकृति को सजाया संवारा, किसी ने कविता का निर्माण किया, किसी ने कला का निर्माण किया, किसी ने मोनालिसा का निर्माण किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु की सत्ता पूर्व में नहीं थी, प्रतिभा से खोज का कार्य नहीं किया जाता है। प्रतिभा का काम होता है कि सर्वथा नवीन वस्तु जिसकी सत्ता पूर्व से नहीं होती है, जो चीज़ें पूर्व से उपलब्ध नहीं होती है, उन वस्तुओं, उन चीज़ों, उन विचारों, उन सिद्धांतों का जब निर्माण किया जाता है, उस निर्माण का जो सामर्थ्य होता है, उसकी जो शक्ति होती है, उसमें जो प्रज्ञा लगता है, उसे ही प्रतिभा कहा जाता है। जो बात यहाँ कही गई है, अभिनव गुप्त का जो मंतव्य है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु के निर्माण की क्षमता है। अपूर्व वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिसका निर्माण पूर्व में बिल्कुल किया ही नहीं गया था, ऐसे वस्तु के निर्माण की क्षमता, सामर्थ्य प्रतिभा कहलाती है। मम्मट बहुत प्रतिभाशाली आचार्य हुए, 11वीं शताब्दी में ये पदार्पित हुए और इन्होंने, इसे कहा जाता है कि ये दरअसल काव्यशास्त्र में जो सिद्धांत आए, उन सिद्धांतों के संस्थापक आचार्य हैं ये।
इन्होंने तमाम चीज़ों की स्थापना न करके उसकी पुनर्स्थापना की है, उसकी कमियों को दूर करके उसे दोष रहित करके उसे व्यवस्थित करके इन्होंने चीज़ों को प्रस्तुत किया है। इसीलिए ज़बरदस्त प्रतिभाशाली आचार्यों के रूप में मम्मट का नाम लिया जाता है। मम्मट की पुस्तक जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश के बहाने इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है काव्य शास्त्र में। हम याद कर सकते हैं मम्मट को। मम्मट ने कहा है कि शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात जो शक्ति है, इसे इन्होंने कहा कि प्रतिभा मूल रूप से शक्ति है। मम्मट ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने प्रतिभा को अधिक प्रधानता दी है, जिन्होंने बताया है कि जो शक्ति है वही कवित्व का बीज होता है। और शक्ति को आगे इन्होंने उल्लिखित किया है कि शक्ति वस्तुतः प्रतिभा का पर्याय है, यही बीज रूप है। और मनुष्य के भीतर में एक प्रकार से यह जो शक्ति है वो बीज रूप में ही होती है, या इन्होंने कहा है प्रकारांतर से कि काव्य के निर्माण में जिस शक्ति का प्रयोग होता है बीज रूप में वो शक्ति मूल रूप से प्रतिभा है। प्रतिभा के अभाव में काव्य का निर्माण जो है वो हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ की इन्होंने स्थापना की है, इस बात को इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से संस्कार विशेष है, इसे इन्होंने जन्मजात चीज़ों के रूप में जोड़ने का प्रयास किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिभा जो है ये काव्य की मूल वस्तु है, काव्य का मूल हेतु है, यह ईश्वर प्रदत्त होता है। प्रतिभा का मूल रूप से अर्जन नहीं किया जाता है, बल्कि ये जन्मजात होता है किसी व्यक्ति में। प्रतिभा नवीन वस्तुओं के निर्माण का सामर्थ्य है। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं, अपूर्व शब्दों और अपूर्व भावों को एक साथ योजित करके अद्भुत कलाकृति या साहित्य का निर्माण कर सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ की प्रतिभा के भेद क्या हैं। जब हम भेदों की बात करेंगे, प्रतिभा के दो भेद किए गए। ऊपर भी आप देख रहे हैं कि प्रतिभा रुद्रट ने जो काम किया है, रुद्रट ने कहा है कि प्रतिभा दो रूप उसके होते हैं। एक तो देखते हैं कि सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। दोनों को समझना जरूरी है। सहजा क्या है? सहजा को इन्होंने कहा कि ये सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त होता है। मतलब है कि इस प्रकार की प्रतिभा सर्वथा जन्मजात होती है। जैसे कल्पना में भी जो प्राथमिक कल्पना है उसे जन्मजात गुण कहा गया है, और जो गौण कल्पना है, गौण कल्पना अर्जित की जा सकती है। जब हम शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं, काव्यशास्त्र को पढ़ते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें चीज़ों को व्यवस्थित करना आ जाता है। तो यह क्या है कि जो प्राथमिक कल्पना है, प्राथमिक कल्पना के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को व्यवस्थित करने का काम जो है वो गौण कल्पना करती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके जो दो रूप बताए गए कि एक सहजा है और दूसरा उत्पाद्या है। सहजा से तात्पर्य है कि यह प्रतिभा सहज होती है, यह प्रतिभा जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति में यह प्रतिभा होती है। पर सवाल यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सृजन नहीं कर पाता। उसका मूल कारण यह है उसके पास उत्पाद्या प्रतिभा का अभाव होता है। उसके पास एक प्रकार से कहें तो गौण कल्पना का अभाव होता है, शास्त्र ज्ञान का अभाव होता है, व्याकरण के ज्ञान का अभाव होता है, परंपरा के ज्ञान का अभाव होता है। इसके कारण वे सृजन नहीं कर पाते। इन्होंने दो रूपों में इसका उल्लेख किया है कि एक सहजा है जो जन्मजात है, और उत्पाद्या मूल रूप से अर्जित प्रतिभा है। जिस प्रतिभा को हम अर्जित करते हैं, जैसे हम शब्द ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे हम व्याकरण को अर्जित करते हैं, हम परंपरा का अर्जन करते हैं, हम इतिहास का अध्ययन करके उसका अर्जन करते हैं, हम संस्कृति से परिचित होते हैं, तो इसे कहा गया कि ये अर्जित प्रतिभा है। मूल रूप से उत्पाद्या अर्जित प्रतिभा का ही पर्याय है। और इन्होंने कहा कि दोनों प्रकार की प्रतिभा का जो संयोग जब होता है तभी काव्य का निर्माण होता है। एक प्रतिभा सहजा, दूसरा उत्पाद्या, एक जन्मजात, दूसरा अर्जित। प्रतिभा के लिए जो सबसे प्रमुख भेद और जो सबसे अधिक चर्चित हुआ है, ये भेद करने वाले आप देख रहे हैं कि कारित्री और जो भावित्री है, दो रूप जो इसके बताए गए, ये काम करने वाले राजशेखर हैं। आपको यह याद रखना है कि राजशेखर ने इसके भेद किए और यही भेद सर्वमान्य हो गया है। इसी भेद की मान्यता आज बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रचलन में आज यही भेद है।
इसमें जो इन्होंने जो बात कही है, हम देख रहे हैं कि कार्यत्री प्रतिभा और भावत्री प्रतिभा मूल रूप से क्या है। कार्यत्री प्रतिभा जो है यह निर्मात्री शक्ति है। यह किसी भी कवि में जब कार्यत्री प्रतिभा आती है तो वह निर्माण का कार्य करता है। कविता लिखने के लिए या साहित्य सृजन के लिए जिस प्रकार के प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे इन्होंने कहा कि ये कार्यत्री प्रतिभा है। कार्यत्री प्रतिभा के अभाव में सृजन संभव ही नहीं हो पाता है। अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से इसे देखने का कार्य करें तो कार्यत्री प्रतिभा मूल रूप से प्राथमिक कल्पना है। प्राथमिक कल्पना के अभाव में सृजन संभव ही नहीं हो पाता है। दूसरी ओर इन्होंने जो कहा है कि ये दूसरा जो इसका रूप होता है ये भावत्री प्रतिभा है। जिस प्रकार से कार्यत्री प्रतिभा के माध्यम से कवि सृजन का कार्य करता है, रचनाकार रचने का काम करता है, कलाकार कलाकृति के निर्माण का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जो भावत्री प्रतिभा है वह भावक के लिए ज़रूरी होता है। भावक से अर्थ है सामाजिक। जो सामाजिक होता है वो सामाजिक जो दर्शक है, पाठक है और श्रोता है, तीनों को हम इसमें ले सकते हैं। तीनों को सामाजिक कहा जाता है। तीनों तभी काव्य को आत्मसात कर सकता है, तभी कवि के मूल भावों से वो परिचित हो सकता है जब उसे सहृदय प्राप्त हुआ हो, जब उसका हृदय बहुत ही सहज हो, उसमें सारे के सारे मानवीय गुण उपलब्ध हो, तभी जाकर के वो कर सकता है। इसी इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कविता के निर्माण या काव्य के निर्माण के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, जिसका नाम कार्यत्री प्रतिभा है, ठीक उसी प्रकार कविता को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, उसका विवेचन करने के लिए भावत्री प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ कि जो रचनाकार होते हैं उसमें दोनों प्रकार की प्रतिभा होती है। आलोचक का जो गुण है उसे लोगों ने कह दिया कि दरअसल ये भावत्री प्रतिभा वाले लोग होते हैं, इसमें कार्यत्री प्रतिभा नहीं होती। ये भी गलत है। जो आलोचक होते हैं उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं और जो कवि होते हैं उसमें भी दोनों प्रकार का गुण होता है। अगर एक भावक के दृष्टिकोण से एक कवि परिचित नहीं होगा तो वह कार्यत्री प्रतिभा का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्यत्री प्रतिभा और भावत्री प्रतिभा एक व्यक्ति में हो सकती है या होता है। जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग हमारे साहित्य में ऐसे हुए जिन्होंने एकल प्रतिभा का प्रयोग किया। जैसे अरस्तू को आप देखेंगे तो अरस्तू ने जो अपनी पुस्तक का निर्माण किया, जो पुस्तक उसे काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई, जिसमें अनुकरण और विवेचन सिद्धांत का प्रयोग किया गया, जिसमें उसका व्याख्या, जिसमें उसका विवेचन किया गया। इसमें हम कह सकते हैं कि अरस्तू के पास जो है वो कार्यत्री प्रतिभा थी, जिसके माध्यम से उन्होंने यह कार्य किया है और उन्होंने मौलिकता के साथ नाटक का विवेचन किया है। जयशंकर प्रसाद को हम देखें तो उसमें दोनों प्रकार की प्रतिभा मिलती है। जब उनके निबंधों को हम पढ़ते हैं तो उसमें भावत्री प्रतिभा भी मिलती है, जब कविता को पढ़ते हैं तो कार्यत्री प्रतिभा भी मिलती है। जब हम किसी आलोचक को पढ़ते हैं तो हम वहाँ भी देख सकते हैं कि उसमें भी दोनों प्रकार की प्रतिभा होती है। अगर कार्यत्री प्रतिभा नहीं होगी तो वह नवीनता के साथ, मौलिकता के साथ किसी भी काव्य का विवेचन नहीं कर पाएगा। हिंदी में भी कई ऐसे रचनाकार हुए जिसमें दोनों प्रकार की प्रतिभाएं सहज रूप से प्राप्त होती है। जैसे हम नाम ले सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हम नाम ले सकते हैं आचार्य द्विवेदी का। द्विवेदी जिन्हें जितनी सफलता के साथ इतिहास का निर्माण किया है उतनी ही सफलता उसे प्राप्त हुई है उपन्यास लिखने में, उतनी ही सफलता उसे प्राप्त हुई है निबंध और आलोचना के निर्माण में। इसीलिए भावत्री और प्रतिभा और कार्यत्री प्रतिभा को सर्वथा अलग अलग रूपों में नहीं देखना चाहिए, या एक व्यक्ति में भी हो सकता है। बहरहाल आपने जाना प्रतिभा के दो भेदों को। आगे हम उल्लेख करेंगे जो दरअसल जो भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु का जो दूसरा रूप है वो व्युत्पत्ति है। आप देख रहे हैं कि व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वह है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। कहा जाता है कि केवल प्रतिभा से काव्य का सृजन नहीं हो पाता है। प्रतिभा तो काफ़ी लोगों के पास हो सकती है, पर सवाल यह है कि जब उसके पास शब्द ज्ञान नहीं होगा, लोक ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, वह परंपरा से परिचित पूरी तरह से नहीं होगा, तो सृजन नहीं कर पाएगा। सृजन में केवल प्रतिभा ही उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग मूल रूप से यहाँ किया गया है निपुणता के लिए। कोई भी कवि
जब निपुण होता है शब्द ज्ञान में, व्याकरण के ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, तभी जाकर के वो सृजन कर पाता है। इसीलिए इसकी अनिवार्यता होती है। तो जितना अधिक महत्व प्रतिभा का है, हम समझते हैं कि उसी के समानांतर महत्व व्युत्पत्ति का भी है। यह भी काव्य का प्रमुख हेतु है। इसे भी हम महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। इसके दो रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, एक तो शास्त्रीय है और दूसरा लोक ज्ञान है। इसे हम शास्त्रीय को शास्त्र ज्ञान भी कर सकते हैं और लौकिक या जो लोक ज्ञान है उसे हम लौकिक भी कर सकते हैं। तात्पर्य यहाँ यह है कि काव्य के निर्माण में या साहित्य के निर्माण में कवि या रचनाकार को शास्त्र का पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है। शास्त्र का मतलब है कि उसको काव्य शास्त्र का ज्ञान हो, उसे व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हो, उसे भाषा शास्त्र का ज्ञान हो, उसे इतिहास की जानकारी हो, उसे राजनीति की पूरी जानकारी हो, ये उसे परंपरा का पूरा ज्ञान हो, उसे धर्मशास्त्र का ज्ञान हो, उसे कामशास्त्र का ज्ञान हो। अब सवाल है कि इन तमाम चीज़ों के ज्ञान के अतिरिक्त भी एक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे व्युत्पत्ति के दूसरे भेद में हम देखते हैं। दूसरे भेद में जो कहा गया है कि ये लोक ज्ञान है। केवल शास्त्रीय ज्ञान से सृजन नहीं हो सकता है। जब तक लोक ज्ञान में हम परिपक्व नहीं होंगे कि कौन सा फसल किस मौसम में उगता है, चांदनी रात कब निकलती है, अमावस्या कब आता है, इन चीज़ों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। किस प्रकार की मिट्टी में कौन सा फसल होता है, नदियाँ उत्तर से दक्षिण बहती है या दक्षिण से उत्तर बहती है, समुद्र का क्या गुण होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये लोक ज्ञान है। समाज की रीतियाँ नीतियाँ क्या है, आस्था क्या है, विश्वास क्या है, अंधास्था क्या है, यह लोक ज्ञान है। भूत क्या है, प्रेत क्या है, मिथक क्या है, यह लोक ज्ञान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केवल शास्त्रीय ज्ञान से ही सृजन नहीं हो पाता है, बल्कि लोक ज्ञान में भी जब हम परिपक्व होते हैं, लोक के बारे में भी हम जब पूरी जानकारी रखते हैं, तो इसके उपयोग से ही सृजन संभव हो पाता है। अतएव हम कह सकते हैं कि प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति भी उतना ही अनिवार्य होता है। तीसरे में हम देख रहे हैं कि अभ्यास है। अभ्यास के बारे में आप जानते ही होंगे कि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। जब अभ्यास रोज़ रोज़ किया जाए तो जरमति भी, मूर्मति व्यक्ति भी कुछ न कुछ कलाकार, कुछ न कुछ कवि हो ही जाएगा, कुछ न कुछ सृजन कर ही लेगा। इसलिए निरंतर अभ्यास की अनिवार्यता होती है। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है, ज्ञानी है, अगर वह भी अभ्यास नहीं करे तो सृजन नहीं कर पाएगा। मैंने देखा है कि कई ऐसे विद्वान होते हैं जिसके पास शब्द की जानकारी है, शास्त्र की जानकारी है, पर वो सृजन नहीं कर पाते हैं। मतलब है कि सृजन का अभ्यास उन्होंने नहीं किया है। इसलिए सृजन के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास को भी दरअसल यहाँ पर काव्य हेतु के रूप में सिद्ध करने की कोशिश की गई है। और कई लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने अभ्यास को बहुत प्रधान माना है कि कम ज्ञान, कम प्रतिभा के बावजूद भी अभ्यास के माध्यम से सृजन संभव हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं कि काव्य निर्माण का जो तीसरा काव्य हेतु है वो अभ्यास है। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलं भावहिति, अर्थात अभ्यास से जो है कर्म में कुशलता आती है। हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और फिर कुशलता आती है, हम ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं और इसी से दरअसल हमारे कौशल का विकास होता है, हमारे स्किल का विकास होता है। इसके अभाव में सृजन संभव नहीं हो पाता है। इसके अभाव में हम सृजन कर ही नहीं सकते हैं। इसके बारे में बामन का जो मत है, आपने देखा कि अभ्यासो ही कर्मशु कौशलं भावहिति, कि दरअसल अभ्यास के माध्यम से जो है कर्म में कुशलता आती है, कर्म में प्रवृत्ति की वृद्धि होती है और इस प्रकार से अभ्यास की अनिवार्यता है। कुछ लोगों ने अभ्यास को बहुत प्रधान माना है। अब हम देखेंगे कि पाश्चात्य विद्वान जो है उनका मंतव्य क्या है। 3-4 लोगों को मैंने यहाँ रखा है। अरस्तु ने कहा कि प्रतिभा जन्मजात होती है। मैं समझता हूँ कि प्रतिभा जन्मजात तो होती है, प्रतिभा का श्रमपूर्वक अर्जन भी किया जाता है। जैसे अज्ञा जी को आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि अज्ञा ने स्वयं के बारे में कहा है कि मैं जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैंने ज्ञान के माध्यम से मैंने श्रमपूर्वक अपनी प्रतिभा का अर्जन किया है। इसीलिए प्रतिभा केवल जन्मजात नहीं होती है। प्रतिभा जन्मजात होती भी है तो उसे हम समय के साथ परिष्कृत करते हैं, हम समय के साथ ज्ञान से उसे समृद्ध करते हैं,
तभी सृजन संभव हो पाता है। प्रतिभा जन्मजात होती है, इस चीज़ की स्थापना अरस्तू ने की है। होरेस का मानना है कि प्रतिभा के साथ अभ्यास अनिवार्य होता है। अगर हम बेहद प्रतिभाशाली हैं तो क्या इससे सृजन हो पाएगा? इसके लिए अभ्यास की भी आवश्यकता होती है कि निरंतर हम प्रयत्नशील होएं, कि अभ्यास करें चीज़ों को, तभी हम सृजन कर पाएंगे। शब्द को जोड़ना, घटाना, उसे शुद्ध करना, उसे दुरुस्त करना, तभी सृजन संभव हो पाता है। अतएव अभ्यास भी अनिवार्य होता है, जो बात इन्होंने कही है। क्रोचे का मानना है कि प्रतिभा स्वयं प्रकाश ज्ञान है जो काव्य निर्माण में उपयोगी होती है। प्रतिभा जो है वो स्वयं प्रकाश ज्ञान है। स्वयं प्रकाश ज्ञान, जिसे इन्होंने स्वानुभूति कहा है, जिसे इन्होंने अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहा है, ये स्वयं प्रकाश ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान है जो हम बाहर से नहीं लेते हैं, यह ज्ञान हमारे भीतर से ही उद्भूत होती है, यह ज्ञान हमारे भीतर ही पदार्पित होती है, जन्म लेती है। इस प्रकार के ज्ञान से ही, इस प्रकार के प्रज्ञा से ही सृजन संभव हो पाता है। अतएव इन्होंने प्रतिभा को दरअसल आंतरिक कहा है, और एक तरह से कहें तो प्रतिभा को स्वयं प्रकाश ज्ञान के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में लिया है, स्वानुभूति और सहजानुभूति के रूप में लिया है। इस प्रकार से इनकी ये परिभाषा भी सटीक प्रतीत होती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि काव्य हेतु में तीनों प्रधान है, बावजूद इसके प्रतिभा सर्वप्रधान है। प्रतिभा के बिना काव्य का सृजन हो ही नहीं सकता है। तो आज के व्याख्यान में आपने जाना कि काव्य हेतु क्या है, काव्य निर्माण में कौन सा वह कारक है जिसके कारण किसी भी कवि में, किसी भी व्यक्ति में काव्य निर्माण की क्षमता आती है, सृजन का सामर्थ्य आता है, सृजन का सामर्थ्य उद्भूत होता है। तो आज के व्याख्यान में आपने इतना जाना। फिर मुलाकात होगी अगले व्याख्यान में। आप पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन।